नमस्कार, सुप्रभात। आप देख रहे हैं खबर एचपी और समय हो चला है हिमाचल की 25 बड़ी खबरों को जानने का। तो आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर फटाफट अंदाज में। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। त्योहार सीजन से पहले खाते में पड़ेगी सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिलाओं और बुजुर्गों के चेहरे पर आएगी रौनक। हिमाचल में 22 सितंबर से पहले नवरात्र के साथ ही शुरू होने वाले त्योहार सीजन से पहले लाखों महिलाओं, बुजुर्गों और जरूरतमंदों के चेहरों पर मुस्कान लौटने वाली है। प्रदेश के 10 जिलों में अगले 2 से 3 दिनों में 8,16,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में पेंशन पड़ जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार ने गैर जनजातीय जिलों के लिए 351 करोड़ 56 लाख रुपए की राशि जारी कर दी है। ऐसे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर लंबे समय से इंतजार कर रहे पात्र लोगों के लिए ये राशि किसी संजीवनी से कम नहीं है। खाते में एक मुश्त 3 महीने की सामाजिक सुरक्षा पेंशन पड़ने से जरूरतमंद तबके की न केवल आर्थिक जरूरतें पूरी होगी बल्कि त्योहार सीजन से पहले उनके चेहरों पर नई रौनक भी लौट आएगी। हिमाचल के फार्मा सेक्टर को बूस्टर डोज, बल्क ड्रग पार्क हरोली को मिली पर्यावरणीय मंजूरी, 20,000 रोजगार। हिमाचल का बीबीएन इंडस्ट्रियल एरिया एशिया का फार्मा हब है। अब हिमाचल इससे आगे बढ़कर एशिया से वर्ल्ड का फार्मा सिरमौर बनने की राह पर है। ऊना जिला के हरोली में बल्क ड्रग पार्क के लिए केंद्रीय पर्यावरण, वन व जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से इस मेगा परियोजना के लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस यानी पर्यावरणीय मंजूरी मिल गई है। उद्योग विभाग के प्रवक्ता ने इस मंजूरी की जानकारी दी है। मैं सीएम सुखविंदर सुक्खू व उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने इस मंजूरी पर हर्ष जताया। परियोजना में अधिकतम निवेश की क्षमता 10,000 करोड़ रुपए तक है। इसकी कैपिटल कॉस्ट 2,071 करोड़ रुपए से अधिक है। इसमें केंद्र से 996 करोड़ से अधिक का अनुदान मिला है। इस परियोजना से 15 से 20,000 रोजगार पैदा होंगे। परियोजना के पूरा होने पर इस सेक्टर में भारत की चीन पर निर्भरता कम होगी। परियोजना के फंक्शनल होने के बाद भारत को विश्व के अन्य देशों से फार्मा घटक व कच्चे माल पर निर्भर नहीं होना होगा। मैं खासकर इस फील्ड में चीन का वर्चस्व टूटेगा। बोर्ड परीक्षाओं के लिए 15 अक्टूबर तक कर पंजीकरण, 23,000 विद्यार्थी देंगे एसओएस परीक्षा। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से सत्र 2025-26 के लिए प्रदेश के राजकीय और शिक्षा बोर्ड से संबद्धता प्राप्त निजी स्कूलों के 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं कक्षाओं के नियमित परीक्षार्थियों का ऑनलाइन पंजीकरण 15 सितंबर से शुरू होगा। बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर राजेश शर्मा ने बताया कि यह पंजीकरण 15 अक्टूबर तक करवाया जा सकता है। उन्होंने बताया कि जिन परीक्षार्थियों का पंजीकरण पहले हो चुका है उन परीक्षार्थियों का नया पंजीकरण करने की जरूरत नहीं है। नए परीक्षार्थियों को पंजीकरण करवाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल पर अंकित न्यू रजिस्ट्रेशन की ऑप्शन को क्लिक करने के बाद परीक्षार्थी से संबंधित जानकारी अपलोड करनी होगी। टंडा में रोबोटिक सर्जरी की सुविधा शुरू, मुख्यमंत्री सुक्खू मोहाली से वर्चुअली किया शुभारंभ। जी हां, मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टंडा में रोबोटिक सर्जरी की शुरुआत मोहाली इंटरनेशनल एयरपोर्ट से वर्चुअली की। मौसम खराब होने के कारण वह कांगड़ा नहीं पहुंच पाई। शुक्रवार को उन्होंने दिल्ली से कांगड़ा पहुंचना था लेकिन मौसम बाधा बन गया, इसलिए मुख्यमंत्री ने मोहाली एयरपोर्ट से ही टंडा में रोबोटिक सर्जरी का शुभारंभ किया। उनके साथ शाहपुर से कांग्रेस विधायक केवल सिंह पठानिया भी मौजूद थे। आ गई सैलरी, सरकार ने दी 56 करोड़ रुपए की ग्रांट। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को इस बार देरी से वेतन मिला है। उनके वेतन की अदायगी पिछले कल वीरवार को की गई। सभी के खातों में उनका वेतन आ गया जिससे इन कर्मचारियों ने राहत की सांस ली है। प्रदेश सरकार ने 56 करोड़ रुपए की ग्रांट इन एड पथ परिवहन निगम को दी है जिससे उसने अपने कर्मचारियों के वेतन की अदायगी कर दी है। हालांकि अभी एचआरटीसी के पेंशनरों को पेंशन का इंतजार करना होगा और माना यह जा रहा है कि इस बार भी पिछले महीने की तरह ही उनकी पेंशन महीने के आखिरी में आएगी। वैसे 18 से 20 तारीख में इनकी पेंशन की अदायगी हो जाया करती थी लेकिन इस बार भी इसमें देरी होगी। दिवाली से पहले एटीएम से निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा। केंद्र सरकार दिवाली से पहले प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ अकाउंट होल्डर्स को पीएफ का पैसा एटीएम से निकालने की सुविधा दे सकती है। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मंडाविया की अध्यक्षता में 10 और 11 अक्टूबर को एक बड़ी बैठक होगी जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। सरकार का मकसद दिवाली से पहले 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं देना है। इस बैठक में ईपीएफओ का बोर्ड न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये मासिक से बढ़ाकर 1,500 से 2,500 रुपये तक करने के प्रस्ताव पर भी विचार कर सकता है जो कि लंबे समय से ट्रेड यूनियनों की मांग रही है। ईपीएफओ जल्द ही अपनी नई डिजिटल सेवा ईपीएफओ 3.0 लॉन्च करने जा रहा है। यह न केवल पैसे निकालने के सरल बनाएगा बल्कि जानकारी अपडेट करने, क्लेम करने जैसी प्रोसेस को भी तेज कर देगा।
बैंक अधिकारी ने ही कर दिया 3 करोड़ 70 लाख रुपए का घोटाला, पुलिस का चला डंडा तो जुर्म किया कबूल। राजधानी के उपनगर कुसुमपट्टी में बैंक ऑफ बड़ौदा के अधिकारी पर बैंक के खाते से 3,70,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का मामला सामने आया। इसमें बैंक के अधिकारी पर सरकारी संस्था के खाते से 2 बार पैसे की निकासी की है। पात्र टीजीटी अध्यापकों को 7 अक्टूबर से पहले पदोन्नत करने के आदेश हाईकोर्ट। जब प्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को पात्र टीजीटी अध्यापकों को 7 अक्टूबर से पहले पदोन्नत करने के आदेश जारी किए। न्यायाधीश अजय मोहन गोयल ने अवमानना याचिका की सुनवाई के पश्चात कहा कि याचिकाकर्ताओं के पदोन्नति आदेश नियत तिथि से जारी किए जाएं। कोर्ट ने शिक्षा विभाग को स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रार्थियों को पदोन्नति आदेश जारी न करने के किसी भी बहाने पर विचार नहीं किया जाएगा। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि उनसे कनिष्ठ 600 लोगों को स्कूल प्रवक्ताओं के पद पर पदोन्नत किया जा रहा है, लेकिन न्यायालय को दिए गए आश्वासन के बावजूद उन्हें पदोन्नति नहीं दी गई है। प्रार्थियों का कहना था कि उनके द्वारा दायर रिट याचिका का 10 सितंबर 2024 को इस टिप्पणी के साथ निपटारा किया गया था कि टीजीटी से पीजीटी की वरिष्ठता सूची में आवश्यक संशोधन किए जाएं और उसके बाद कानून के अनुसार संशोधित वरिष्ठता सूची तैयार की जाए। चंबा के भटियात में मूसलाधार बारिश से तबाही, लाहड़ी भाटी में भूस्खलन की चपेट में आया पेट्रोल पंप। चंबा जिला के भटियात उपमंडल के अंतर्गत परछोड़ व खतेट पंचायत में मूसलाधार बारिश से लोगों के घरों व सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। समूचे क्षेत्र में जोरदार बारिश के दौरान बादल फटने जैसे हालात पैदा हो गए। किसी अनहोनी की आशंका के मद्देनजर डर के मारे लोगों ने पूरी रात जागते हुए गुजारी। बारिश का वेग इस कदर तेज था कि सुबह होते ही तबाही का मंजर देखकर लोग परेशान हो गए। रात को लाहड़ू से नूरपुर और शाहपुर से धर्मशाला मार्ग यातायात के लिए बंद हो गए थे, जिन्हें शुक्रवार दोपहर बाद ही यातायात के लिए बहाल किया जा सका। बारिश से टिक्कर गाला नामक स्थान पर सड़क का नामो निशान मिट चुका था, जिसे नए सिरे से बनाया गया। रात के समय बिजली के खंभे गिरने और एक ट्रांसफार्मर पर पत्थर गिरने से वह टूटकर खाई में जा गिरा, जिसके चलते समूचे क्षेत्र में रात के समय ही बिजली बंद हो गई। एचपीयू ने घोषित किया बीएड और एमए का रिजल्ट, इस कोर्स की एडमिशन लिस्ट भी जारी। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय यानी कि एचपीयू ने बीएड द्वितीय सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। परीक्षा परिणाम 97.99% रहा। इसके अलावा विश्वविद्यालय के सेंटर फॉर डिस्टेंस एजुकेशन एंड ऑनलाइन लर्निंग यानी कि सीडीओ की अंतर्गत बीएड प्रथम वर्ष का परीक्षा परिणाम 98.41% रहा। विश्वविद्यालय ने शुक्रवार को एमए के विभिन्न कोर्सेज की परीक्षाओं के परिणाम भी घोषित किए। इसमें एमए अंग्रेजी चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 98.31%, एमए अंग्रेजी यानी कि नॉन सीबीसीएस चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 75.86%, एमए अर्थशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 99.56%, एमए अर्थशास्त्र चतुर्थ सेमेस्टर रीएपियर का परिणाम 100% और एमए इतिहास चतुर्थ सेमेस्टर का परिणाम 99.14% रहा। विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक प्रोफेसर श्यामलाल कौशल ने बताया कि विद्यार्थी विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपने अपने लॉग इन आईडी के माध्यम से परिणाम देख सकते हैं। मरीजों को मिलेगा बड़ा लाभ, चंडीगढ़ और ऊना में लगने जा रहे निःशुल्क मेगा मेडिकल कैंप, पीजीआई के डॉक्टर करेंगे जांच। जिस सर्व कल्याणकारी ट्रस्ट लगातार समाज सेवा और आम जनता के स्वास्थ्य की दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी क्रम में ट्रस्ट द्वारा 2 बड़े निःशुल्क मेडिकल कैंप आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान मरीजों को काफी लाभ मिलेगा। ये 2 बड़े कैंप चंडीगढ़ और ऊना में लगने जा रहे हैं। बता दें कि पहला निःशुल्क मेडिकल कैंप 14 सितंबर रविवार को चंडीगढ़ के सेक्टर 45 स्थित सामुदायिक केंद्र हॉल में होगा। इस कैंप में आंख, ईएनटी यानी कि कान, नाक, गला और त्वचा संबंधित रोगों के लिए मरीजों को विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा जांच और परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। अध्यक्ष अभिषेक राणा ने बताया कि यह मेडिकल कैंप पूरी तरह निःशुल्क है और पीजीआई डॉक्टर मरीजों को परामर्श देंगे। साथ ही डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयां भी मरीजों को मुफ्त उपलब्ध कराई जाएंगी। कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता संजय टंडन मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे। हमीरपुर के भोरंज उपमंडल में 16 सितंबर को रहेगी छुट्टी, डीसी का आदेश। दशहरा उत्सव के उपलक्ष्य पर 16 सितंबर को भोरंज उपमंडल में स्थानीय अवकाश रहेगा। इस संबंध में डीसी अमरजीत सिंह की ओर से पहले ही आदेश जारी हो चुके हैं। दरअसल जिला स्तर पर हर वर्ष 2 स्थानीय अवकाश घोषित किए जाते हैं। जिला हमीरपुर में इस वर्ष 4 उपमंडलों हमीरपुर, सुजानपुर, बड़सर और नादौर में 13 जनवरी को लोहड़ी पर स्थानीय अवकाश रखा गया था, जबकि भोरंज उपमंडल में लोहड़ी के बजाय 16 सितंबर को शायर की छुट्टी रखी गई है। इसके अलावा जिले के सभी उपमंडलों में 22 अक्टूबर को गोवर्धन पूजा के अवसर पर भी स्थानीय अवकाश रहेगा।
आज को ज्वालामुखी के इन क्षेत्रों में बंद रहेगी बिजली। जे 11 केवी अंतर भड़ोली फीडर के अंतर्गत क्षेत्र अंबी बगेहड़ में NHAI द्वारा पुल निर्माण के कार्य हेतु 13 सितंबर को भड़ोली, अंबी, बोहल, जागीर व इत्यादि इलाकों में बिजली आपूर्ति सुबह 9:30 बजे से कार्य समाप्ति तक आंशिक रूप से बाधित रहेगी। विद्युत उपमंडल ज्वालामुखी नंबर 1 के सहायक अभियंता अमर चंद ने सभी से सहयोग की अपील की है। आपदा प्रभावितों को राहत देने के लिए प्रशासन ने झोंकी ताकत। डीसी ने दूरदराज के इलाकों में संभाला मोर्चा। मंडी जिले में मानसून की आपदा से प्रभावित दूरदराज के इलाकों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेज कर दिया गया। जिला प्रशासन दिन रात काम में जुटा है और खुद उपायुक्त यानी कि डीसी अपूर्व देवगन ने बाली चौकी और गाड़ा गुसेनी जैसे दुर्गम क्षेत्रों में पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। 11 लोगों पर गाड़ी चलाने के मामले में कोर्ट ने सुनाया फैसला, दोषी को मिली ये सजा। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश पांवटा साहिब कपिल शर्मा की अदालत ने शुक्रवार को जान से मारने की नीयत से 11 लोगों पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में आरोपी महेंद्र सिंह उर्फ गोलू पुत्र मोहन सिंह निवासी गांव बरोटी वाला तहसील पांवटा साहिब को दोषी करार दिया है। अदालत में दोषी को आईपीसी की धारा 307 के तहत 5 साल के साधारण कारावास व 10,000 रुपये जुर्माने और धारा 325 के तहत 6 महीने के साधारण कारावास व 1,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत में इस मामले की पैरवी अतिरिक्त जिला न्यायवादी जतिंदर शर्मा व सहायक जिला न्यायवादी रुमिंदर बेंस ने की। मंत्री जगत सिंह नेगी बोले, आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना जायज कैसे। राजस्व एवं बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि आतंकवाद फैला रहे पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच खेलना जायज कैसे हो सकता है। शुक्रवार को सचिवालय में मीडिया से बातचीत करते हुए मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि जनता को भ्रमित करने और खेल के नाम पर व्यावसायिक लाभ कमाने की कोशिश हो रही है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि एक और प्रधानमंत्री आतंकवाद पर चिंता जताते हैं, वहीं दूसरी ओर भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच को लेकर चुप्पी साध लेते हैं। प्रधानमंत्री कहते हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी तरफ भारत और पाकिस्तान के बीच क्रिकेट मुकाबले हो रहे हैं। मंत्री नेगी ने इससे पूरी तरह पैसे का खेल करार दिया। मंत्री नेगी ने सवाल उठाया कि जब देश की सुरक्षा और आतंकवाद जैसे मुद्दों पर प्रधानमंत्री सख्त रुख दिखाने की बात करते हैं, तो फिर पाकिस्तान से क्रिकेट खेलना किस तरह जायज ठहराया जा सकता है। वित्त एवं लेखा सेवा की मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी, 29वें चयनित। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 19 से 21 मई 2025 तक आयोजित हिमाचल प्रदेश वित्त एवं लेखा सेवा यानी कि HPF और AS मुख्य परीक्षा 2024 के परिणाम घोषित कर दिए। 29 अभ्यर्थियों को प्रारंभिक चयन के लिए सफल घोषित किया गया है। बता दें कि चयनित अभ्यर्थी लोक प्रशासन संस्थान में प्रशिक्षण लेंगे। परीक्षा 30 पदों को भरने के लिए आयोजित की गई थी। उच्च न्यायालय के CWUP संख्या 6610/2025 सुरभि सदावत बनाम HPPSC एवं अन्य के निर्देशों के अनुसार अनारक्षित श्रेणी में एक पद रिक्त रखा गया। आयोग ने स्पष्ट किया कि परिणाम तैयार करने में पूरी सावधानी बरती गई है, फिर भी अनजाने या तकनीकी त्रुटियों की संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा यदि आवश्यक हो तो सुधार करने का अधिकार सुरक्षित है। विस्तृत परिणाम आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.hp.gov.in या HPPSC पर अपलोड कर दिया गया है। मंत्री विक्रमादित्य सिंह बोले, वर्ष 2040 तक क्लाइमेट पॉजिटिव राज्य बनाने का लक्ष्य। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शुक्रवार को केरल के कोच्चि में अर्बन कॉन्क्लेव में भाग लिया। इस अवसर पर केंद्रीय आवासन एवं शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर और केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन भी उपस्थित रहे। वह लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार का वर्ष 2040 तक हिमाचल को क्लाइमेट पॉजिटिव राज्य बनाने का लक्ष्य है, ताकि इसे वर्ष 2047 तक विश्व का अग्रणी पर्वतीय विकास मॉडल बनाया जा सके। उन्होंने कहा कि हिमाचल हमें धैर्य और संतुलन की साख देता है। इन्हीं मूल्यों के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए समृद्ध और जलवायु संवेदनशील हिमाचल का निर्माण संभव हो पाएगा। ऑस्ट्रेलिया में भारत की डिप्टी हाई कमिश्नर बनी लाहौल की ईराना, भारत सरकार ने दी जिम्मेदारी। जो लाहौल की बेटी ने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रदेश का नाम रोशन किया। वह घाटी के सांसा गांव की रहने वाली भारतीय विदेश सेवा की अधिकारी ईराना ठाकुर को भारत सरकार ने ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा स्थित भारतीय उच्च आयोग में डिप्टी हाई कमिश्नर नियुक्त किया है। इरीना ठाकुर को साल 2012 में सिविल सेवा परीक्षा के जरिए इंडियन फॉरेन सर्विस मिला था। वह विदेश मंत्रालय के कई अहम पदों पर सेवाएं दे चुकी है। श्रीलंका के कोलंबो में भारतीय उच्च आयोग में प्रथम सचिव के रूप में रहते हुए उन्होंने भारत श्रीलंका संबंधों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण योगदान
योगदान दिया। इसके अलावा विदेश नीति निर्माण, कूटनीति संबंधों, पासपोर्ट और वीजा सेवाओं में भी उनका विशेष अनुभव रहा है। भारत सरकार की ओर से उन्हें यह अहम जिम्मेदारी सौंपना उनकी मेहनत और दक्षता का परिचायक है। साथ ही यह उपलब्धि महिला सशक्तिकरण और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की बढ़ती कूटनीतिक ताकत का भी उदाहरण है। वहीं सीमांत क्षेत्र के छोटे से गांव से निकलकर विश्व स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व करना आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। भूस्खलन से राज्य में 503 सड़कें बंद, सांगला बस अड्डा क्षेत्र धंसा, इतने दिन और बरसेंगे बादल। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में रुक रुक कर बारिश का दौर लगातार जारी है। राज्य में जगह जगह भूस्खलन से शुक्रवार शाम तक 3 नेशनल हाईवे सहित 503 सड़कें बंद रही। इसके अतिरिक्त 953 बिजली ट्रांसफार्मर व 336 जल आपूर्ति स्कीमें भी प्रभावित हैं। कुल्लू जिले में 174, मंडी 133, शिमला 48, कांगड़ा 45, चंबा 30 व सिरमौर में 18 सड़कें बंद हैं। राजधानी शिमला सहित आसपास भागों में आज भी मौसम खराब बना हुआ है। हिमाचल में बहाल नहीं होंगे छात्र संघ चुनाव, इस बार मेरिट से ही चुनी जाएगी एससीए। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय समेत कॉलेजों में इस बार भी प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव बहाल नहीं होंगे, मेरिट से ही एससीए का गठन होगा। कॉलेजों के प्राचार्यों ने प्रत्यक्ष चुनाव नहीं करवाने पर राय दी। शुक्रवार को कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह की अध्यक्षता में कॉलेज प्राचार्यों के साथ बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कुलपति प्रोफेसर महावीर सिंह के समक्ष कॉलेजों के प्राचार्यों ने छात्र संघ चुनाव को लेकर अपनी राय रखे जाने के दिए गए मौके पर आम सहमति से इस बार भी प्रत्यक्ष छात्र संघ चुनाव को बहाल कर नौकर मेरिट के आधार पर ही एससीए गठन करने के लिए कहा। अधिष्ठाता छात्र कल्याण प्रोफेसर ममता मोक्टा ने कुलपति के दिशा निर्देशों पर प्रत्यक्ष रूप से छात्र संघ चुनावी प्रस्ताव रखा और राय मांगी। मौजूदा सभी प्राचार्यों ने एक मत से निर्णय लिया गया। सत्र 2025-26 में भी शैक्षणिक योग्यता मेरिट के आधार पर ही एससीए का गठन किया जाए। इससे जाहिर है कि इस बार भी चुनाव पर साल 2013 से लगा प्रतिबंध नहीं हटेगा। इस शिमला में 3570 कुत्तों को लगाया एंटी रेबीज का टीका, 15 से 29 अगस्त तक चला अभियान। नगर निगम शिमला क्षेत्र में 15 से 29 अगस्त 2025 तक बड़े पैमाने पर सामूहिक एंटी रेबीज टीकाकरण अभियान सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य शिमला को रेबीज मुक्त शहर बनाने की दिशा में सामुदायिक एवं लावारिस कुत्तों में उच्च स्तर का टीकाकरण कवरेज सुनिश्चित करना था। इस अभियान में एसएमसी शिमला, पशुपालन विभाग, मिशन रेबीज इंडिया, ह्यूमन पीपल एनजीओ रामपुर, कंपेशन फॉर एनिमल वेलफेयर एनजीओ, नेबरहुड बोप दिल्ली, पीपल फार्म तथा जस्ट बी फ्रेंडली आश्रम ने सक्रिय भूमिका निभाई। साथ ही एमसी शिमला के स्थानीय डॉग फील्डर्स ने भी टीमों को अपने अपने क्षेत्र में सहयोग प्रदान किया। प्रदेश की 7 बेटियां भारतीय हैंडबॉल टीम के लिए चयनित, शिक्षा निदेशक ने किया सभी को सम्मानित। यूथ एशियन गेम्स से हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए भारतीय टीम में हिमाचल की 7 बेटियों का चयन हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 21 से 31 अक्टूबर तक बहरीन में होगी। शिक्षा निदेशक आशीष कोहली ने सभी खिलाड़ियों को अपने कार्यालय में सम्मानित किया। माध्यमिक पाठशाला मोरसिंगी की 7 छात्राओं का चयन यूथ एशियन गेम्स से हैंडबॉल प्रतियोगिता के लिए हुआ है। टीम की कप्तान कनिष्का को बनाया गया, जबकि शिक्षा गरिमा, मुस्कान, नेहा, रिधिमा और शिवानी बतौर खिलाड़ी टीम में खेलेंगी। बता दें कि इन सभी खिलाड़ियों ने पूर्व में ताशकंद यानी उज्बेकिस्तान में जूनियर एशियन हैंडबॉल चैंपियनशिप में भी हिस्सा लिया था। यहां पर शानदार प्रदर्शन के आधार पर टीम ने वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया है। डीपीएफ नरवाहल में भूस्खलन, 39 परिवार दहशत में। उपमंडल धर्मपुर की सबसे ऊंची पहाड़ी के रूप में शुमार डीपीएफ नरवाहल में भूस्खलन होने से तलहट्टी में बसा अपर रो खतरे की जद में आ चुका है। शुक्रवार सुबह 10 बजे डीपीएफ नरवाहल से सैकड़ों टन वजनी चट्टानें गिरने से सरस खान पंचायत में कुसरी वार्ड के अपर रो गांव में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद ग्रामीण अपने घर बार छोड़कर बच्चों को उठाकर सुरक्षित जगह की ओर भागने लगे। 1 बजे धमाके के साथ चट्टानें गिरी और मलबा घरों तक पहुंच गया। इस घटना के बाद करीब 39 परिवार दहशत में हैं। ग्रामीणों ओम प्रकाश, देवराज, पवन कुमार, प्रताप सिंह, देशराज, सुनीता देवी, नरेश कुमार, अंजना देवी, लेखराज, मनीष कुमार, नेकराम, अमरचंद, संजय कुमार, गुलाब सिंह, निर्मला देवी व दीपक कुमार आदि का कहना है कि लोग कई दशकों से इस गांव में रिहायश कर रहे हैं, लेकिन आज तक ऐसा मंजर देखने को नहीं मिला।
कंधे पर बाइक उठाकर 300 मीटर दलदल भरा रास्ता पार करके गया बाहुबली। विधानसभा क्षेत्र चुनाव में हाल ही में हुई बारिश से प्रभावित जनजीवन अभी तक पटरी पर नहीं लौट पाया है। अब भी सड़कें सबकी अग्नि परीक्षा ले रही है। सड़कों पर दलदल के कारण वाहन चालकों की मुश्किलें बढ़ गई है। अब एक ऐसा वीडियो सामने आया है जिसने सबको हैरान कर दिया है। वीडियो में एक युवक ने हिम्मत और ताकत का शानदार प्रदर्शन किया और बाइक को कंधों पर उठाकर दलदल भरे क्षेत्र को पार किया। 3000 का सिलेंडर, 500 रुपये तेल की बोतल, हर चीज 3 गुना महंगी। महंगाई की आग में झुलसा हिमाचल का ये गांव। गांव की 3000 की आबादी के पास न चावल है, न आटा है और न ही दाल। यहाँ का एक निवाला 5 स्टार होटल के लंच और डिनर से भी महंगा है। यहाँ गैस का सिलेंडर भी 3500 से 4000 रुपये तक में मिल रहा है। इस गाँव में इतनी महंगाई है शायद कि हिमाचल या देश के किसी और कोने में होगी। हर गुजरता दिन गाँव वालों के लिए जीने की जद्दोजहद को और मुश्किल बना रहा है। आखिर हिमाचल को फाइनेंस कमीशन से क्यों चाहिए 10,000 करोड़ का सालाना ग्रांट की सिफारिश? जानिए क्या है आरडीजी और कैसे मिलती है ग्रांटें। जब गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहे हिमाचल प्रदेश को सभी तरह के फोरम से मदद की आस है। फिर चाहे केंद्र सरकार का विशेष पैकेज हो, आपदा राहत पैकेज हो या फिर अच्छी खासी रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांटें, हिमाचल इन सभी का दिल खोलकर स्वागत करेगा। कारण यह कि राज्य पर कर्ज का बोझ 1 लाख करोड़ रुपये से होने वाला है और प्रदेश के पास खुद के आर्थिक संसाधन बहुत कम है। मैं 30 पर हर महीने वेतन व पेंशन के लिए 2000 करोड़ रुपये का खर्च होता है। वेतन का खर्च करीबन 1200 करोड़ रुपये है व पेंशन का खर्च 800 करोड़ रुपये के लगभग है। ऐसे में हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया से मिलकर राज्य का पक्ष रखा है। पहली पत्नी निकली नशेड़ी, दूसरी बीबी हुई फरार। शादी के नाम पर बिचौलिए ने की युवक से लाखों की धोखाधड़ी। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले में शादी के नाम पर धोखाधड़ी का एक गंभीर मामला सामने आया है। में सनाही पंचायत के निवासी राकेश कुमार की 2 बार शादी करवाने के नाम पर करीब 8 लाख रुपए की ठगी की गई। वहीं पीड़ित राकेश कुमार ने मीडिया के सामने अपने साथ हुए ठगी की कहानी सुनाई। मामले में पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वह 2 बार शादी के नाम पर ठगी का शिकार हुए राकेश कुमार ने बताया, पहली शादी 5 फरवरी 2025 में हुई थी। यह शादी ऐसे ही किसी मंदिर में करवाई गई थी। पहली बार जिस लड़की से शादी की गई थी वह पंजाब की रहने वाली थी और नशे की आदत थी। पहली पत्नी घर में नशा किया करती थी, इस वजह से उसे 8 फरवरी को गाड़ी रिजर्व करके उसे वापस पंजाब के लुधियाना छोड़कर आ गए। इसके बाद राकेश कुमार को बिचौलिए अरविंद कुमार ने दूसरी जगह शादी कराने का आश्वासन दिया। सुशीला कार्की नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री बनी, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने दिलाई शपथ। सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने नेपाल के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने उन्हें शपथ दिलाई। इससे पहले उनके नाम पर सहमति बन गई थी। बता दें कि शपथ ग्रहण से पहले नेपाल की संसद को भी भंग कर दिया गया है। केपी शर्मा ओली सरकार के खिलाफ विरोध करने वाले जैन जी यानी कि जनरेशन जेड की मांग थी कि वर्तमान संसद को भंग कर दिया जाए। उन्होंने ही सुशीला कार्की के नाम का प्रस्ताव दिया था। सुशीला कार्की नेपाल के सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश रह चुकी है। उनकी छवि स्वच्छ रही है, उन्हें एक ईमानदार न्यायाधीश माना जाता रहा। उन्होंने BHU से पढ़ाई की है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला यह समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देना ना भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।